नमस्कार, मैं हूं आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। 69वीं बीपीएससी की रिवीजन सीरीज में आज हम लोग पहुंच चुके हैं आधुनिक बिहार के इतिहास के उस खंड में जहां पर हम देखने वाले हैं कुछ ट्राइबल्स मूवमेंट को, कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स को जैसे वहाबी मूवमेंट, और फिर कांग्रेस की स्थापना, जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है उसकी स्थापना करवाएंगे, और फिर उसके अन्य गतिविधियां, कुछ अदर एक्टिविटीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे कुछ क्रांतिकारियों ने इंडिविजुअल हीरोइज्म की एक्टिविटीज करी हैं और खुद अकेले अपने बदौलत उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम किया है। बहुत जल्द नजदीक आ चुका है एग्जाम, तो आपको मैं बस यही कहूंगा कि रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए, कुछ भी नया मत पढ़ने की कोशिश कीजिए। करंट अफेयर्स जो है वो लगातार रिवीजन करते रहिए और अतिरिक्त लोड लेकर के मत पढ़िए। जहां आपने प्रेशर लिया खुद के ऊपर, सब गड़बड़ हो गया। प्रेशर में चीजें गड़बड़ होती है, तो बहुत आनंदित होकर के, बहुत आनंद कहते ना, बहुत कूल माइंड के साथ पढ़ना आपको, ठीक है ना। पता है कि एग्जामिनेशन के पहले बहुत प्रेशर होता है, एग्जाम निकालने का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, उन सब चीजों को नजरअंदाज करके भी चलना है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, विच रीजन ऑफ बिहार वॉज द सेंटर ऑफ सन्यासी रिबेलियन इन 1771। तो अब देखने में तो यहाँ पे आप क्या आ रहा है ना कि सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रिबेलियन हुआ था, और कब हुआ था? 1770-71 में। बहुत लंबा चला था, 1770 से 1800 ईस्वी तक एक लंबा दौर चला था सन्यासी विद्रोह का, और इसका केंद्र, सन्यासी विद्रोह का केंद्र प्रमुखतः बंगाल था। सन्यासी विद्रोह का केंद्र क्या था? बंगाल था। लेकिन इसका प्रभाव बिहार के क्षेत्रों में भी पड़ा, उन क्षेत्रों में जो बंगाल से के सीमावर्ती क्षेत्र है, बंगाल से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ा। तो हम उन क्षेत्रों की तरफ अगर हम गौर फरमाएं तो ऑप्शन देखता है पटना, पूर्णिया, गया, नालंदा। इन चारों ही ऑप्शन में कौन सा क्षेत्र है जो बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में आता है, बिहार और बंगाल के सीमा पर है? तो आप देखते हैं कि पटना जो है वो मध्य बिहार में आता है और साउथ बिहार में चला जाता है। गया भी साउथ बिहार में और नालंदा भी साउथ बिहार में है। मेरा पूर्णिया का जो इलाका है वो बंगाल से सटा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसी पर प्रभाव पड़ा होगा। और सन्यासी विद्रोह हुआ क्यों था? सन्यासी विद्रोह गिरी संप्रदाय के लोगों ने किया था। बिहार में बहुत ज्यादा गिरी संप्रदाय के लोग हैं और उनको वहां पर ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। गिरी संप्रदाय के लोगों ने किया था, और ये किस लिए किया गया था? तीर्थ यात्रा कर जो लगाया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसके खिलाफ तीर्थ यात्रा कर। तो तो धार्मिक आंदोलन, लेकिन यह राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका लक्ष्य बाद में अंग्रेजों को भारत से भगाना हो गया। तो पहले प्रश्न का आंसर हमें मिल गया कि बिहार के किस क्षेत्र में? पूर्णिया के क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े होंगे, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ क्या कहता है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूरिंग द नोनिया रिबेलियन इन बिहार which took place between 778-1800, which one of the following districts was affected? है ना, बिहार में 1778-1800 ईस्वी के बीच में हुए
नोनिया विद्रोह के दौरान, है ना। तो अब आपको पता चल गया कि नोनिया विद्रोह हुआ कब था। ये भी यहां पे एक फैक्ट निकल के आ गया, नोनिया विद्रोह। और ये कैसा विद्रोह है? आदिवासी विद्रोह है। आदिवासी। तो समयकाल इसकी क्या रही थी? 1778 से 18। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, अफेक्टेड रहा था? ऑप्शन है सारण। सारण के इलाके में आजकल क्या आता है? आज के समय में देखिए तो छपरा, सिवान, गोपालगंज, सारण प्रमंडल के अंदर आता है। तो सारण के क्षेत्रों में हुआ था, फिर वैशाली के क्षेत्रों में हुआ था और पूर्णिया के क्षेत्रों में हुआ था। ये पूछ रहा है कि क्या ये तीनों में से कोई ऐसा है या डी है उपरोक्त सभी। तो हम डी के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि इन तीनों ही क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिला था। डी के साथ जाइए, सारण, वैशाली और पूर्णिया सभी क्षेत्रों में नोनिया विद्रोह का प्रभाव देखने को मिला था। और अब यहां पर प्रश्न है कि आदिवासी विद्रोह हुआ क्यों करते थे? आदिवासी विद्रोह क्यों हुआ करते थे? तो आपको जवाब मिलेगा जब आप इसके ऊपर जब ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि जितनी भी आदिवासी विद्रोह हो इसलिए हुई क्योंकि अंग्रेजों ने उनके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप किया। आदिवासी कहां निवास करते हैं? जंगलों में। और जंगलों में हस्तक्षेप किया। जंगल पर एक तरह से आदिवासी अपना अधिकार समझते थे। जंगल से होने वाले उत्पाद पर अपना अधिकार समझते थे। जंगल उनका घर है, लेकिन अपनी राजस्व को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने जंगलों में हस्तक्षेप किया। बाहरी लोगों को वहां का कॉन्ट्रैक्ट दिया जिनको दीकू कहा गया। आदिवासी लोग बाहरी लोगों को क्या कहते थे? दीकू कहते थे, है ना। ठेकेदार, साहूकार, है ना, इनको क्या कहते थे? दीकू कहते थे। दीकुओं का प्रभाव पड़ा। तो कभी जंगल की कटाई को लेकर के, कभी उनके ट्रेडिशनल जो परंपरागत जीवन है, जैसे शराब उनके जीवन का एक परंपरागत हिस्सा है, ट्रेडिशनल पार्ट, उससे वो दूर नहीं रह सकते। अब शराब पर कर लगा दिया गया, शराब बनाने पर कर लगा दिया गया। महुआ, देसी दारू बनता है महुआ से, उस पर कर लगा दिया गया। उसके खिलाफ कई सारे विद्रोह हुए। अच्छा, कई सारे ऐसे आदिवासी संप्रदाय थे, आदिवासी समुदाय है, कबीले हैं जिनमें नर बलि जो है एक सामान्य प्रथा है। हम उसको भले ही बुरा माने कि किसी भी नर की हत्या नहीं होनी चाहिए, नर क्या किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या ही पाप है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर नरबली को लेकर के अंग्रेजों ने अपना कानून लागू करवाया कि नरबली नहीं चलेगा। उसके खिलाफ भी कई सारी जो है विद्रोह हुए। डायन प्रथा थी इनके अंदर कि किसी को डायन बना देना, फिर उसके साथ जो है उसको प्रताड़ित करना। आज भी डायन प्रथा है हमारे बिहार और यूपी के क्षेत्रों में। डायन प्रथा है, जिन सामान्यतः जो विधवा औरतें हैं उनको डायन बनाना बड़ा आसान हो जाता है गांव के क्षेत्रों में। हमेशा अखबार में देखने को मिलता है कि जो है किसी को डायन के तौर पे आरोपित करके और उनसे प्रताड़ित किया गया, उसका बाल छील दिया गया, गधा पे बैठा के घुमाया गया, उसको जो है गंदा चीज पिलाया गया। तो आज के वक्त में भी हम समाज में बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर समाज को बहुत नजदीक से केयरफुली आप देखिएगा तो हमारा समाज पहनावे से मॉडर्न हो चुका है। हाथ में मोबाइल आ गया, 5G आ गया, दिन दुनिया की सारी जो है नॉलेज, खबर आप तक पहुंचती है, गलत सही सब नॉलेज। अधिकतर तो गलत न्यूज ही पहुंचता है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से। अब तो आजकल सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो चुके हैं। इतना सब आधुनिकता आने के बावजूद भी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। बहुत सारे ऐसी इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गई हैं, रेस्टोरेंट की चेन्स आ गई हैं, वहां पे आप बैठ के खा रहे हैं, लेकिन यहां से अभी भी छोटी सोच के लोग हैं। तो आधुनिक कहां से होना है? पहनावे से आधुनिकता नहीं झलकती। आप धोती कुर्ता पहनिए, आप कुर्ता पजामा पहनिए, आप अपने क्षेत्र के परंपरागत जो है वो वस्त्र पहनिए, लेकिन यहां से यदि आधुनिक है, यदि आप अपने घर में महिलाओं को उतना ही समान इज्जत देते हैं जितनी आपको इज्जत मिलती है, यदि आपके घर में होने वाले निर्णय
कोई हर घर में कुछ ना कुछ डिसीजन होता है, उस डिसीजन में यदि आप अपनी घर की महिलाओं को भी शामिल करते हैं, उनको भी, उनके राय को भी उतना ही आप तवज्जो देते हैं जितनी तवज्जो आप अपनी राय को देते हैं, इसका मतलब आप आधुनिक। अब जेंडर इक्वालिटी को बहुत हद तक मानते हैं। यदि आप रात को 10 बजे घूम सकते हैं तो आपकी घर की महिलाएं भी रात को 10 बजे घूम सके, ये आपकी यदि सोच है तो फिर आप जो है आधुनिक हैं। बात समझ रहे हैं? आधुनिक सिर्फ पहनावे से नहीं होना चाहिए, आधुनिकता झलकनी चाहिए आपके कैरेक्टर में, आधुनिकता झलकनी चाहिए आपके चरित्र में, झलकनी चाहिए कि आप जो सोचते हैं अपने प्रति, क्या दूसरे के प्रति भी वही सोच रखते हैं या नहीं रखते। क्योंकि कोई भी अपने प्रति तो गलत सोच रखता नहीं। तो यदि आप अपने प्रति गलत सोच नहीं रखते या आप अपनी हक के लिए बहुत ज्यादा अग्रसर रहते तो आप दूसरे के हक को भी नहीं मार सकते। ये तो जेंडर इक्वालिटी की बात मैंने करी। कास्ट के लेवल पे भी यदि आप खुद को यदि निचली जाति के बराबर समझते हैं, निचली जाति को खुद के बराबर समझते हैं, आप अपर कास्ट हैं और अपर कास्ट होने के बाद आपके अंदर अपर कास्ट होने का एक अलग जो है ना प्राउडनेस है लोगों में, तो फिर हम उस कंडीशन में लोअर कास्ट को अपने सामने, चाहे वो लोअर कास्ट का लोअर कास्ट का जो समाज है इकोनॉमिकली कितना भी मजबूत क्यों ना हो गया हो, इकोनॉमिकली आपसे भी बेहतर क्यों ना हो गया हो या आपके बराबर क्यों ना हो गया हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो गया हो, लेकिन सामाजिक रूप से आप उसे फिर भी जो है नेग्लेक्ट करके चलते हैं, आप अपने बराबर नहीं समझते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक अहम है, एक वो कहते हैं ना गर्व की भाव है, जिसे आप फील करते हैं कि हम अपर कास्ट, उच्च जाति के, उच्च वर्ग के लोग हैं। और ये सिर्फ बिहार, यूपी या किसी दूसरे क्षेत्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु, केरल के क्षेत्रों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां तक कि अमेरिका में जो आईटी सेक्टर में, अभी हाल फिलहाल एक न्यूज आया था कि वहां पे आईटी सेक्टर में जॉब करने वाला एक बंदा हायर अथॉरिटी में बैठा हुआ था, अपने नीचे के जो जूनियर एसोसिएट है उसको प्रताड़ित इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपनी काबिलियत के बदौलत वो इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी में अमेरिका तक पहुंच गया जॉब करते हुए, और वो लोअर कास्ट से था, SC/ST से था। तो जो वो अपर कास्ट का वर्ग का वो व्यक्ति पढ़ लिख के पहुंचा होगा, किसी बहुत इंटरनेशनल स्कूल्स और इंटरनेशनल कॉलेजेस से पढ़ के वो वहां तक पहुंचा है, तब हायर अथॉरिटी पे बैठा हुआ है, लेकिन तब भी पिछड़ा हुआ है दिमाग से। वो मॉडर्न, अमेरिका में रहने से मॉडर्निटी नहीं आ गई, आधुनिकता नहीं आ गई उसके अंदर। तो आधुनिक यहां से होना है, पहनावे से, दिखावे से, 2 करोड़ के कार पे चढ़ने से, एक बिजनेस क्लास की के हवाई जहाज पे चढ़ने से ये आधुनिकता नहीं होती। यदि आप फीमेल राइट्स को मानते हैं, यदि आप ह्यूमन राइट्स को मानते हैं, यदि आप जो है लोअर कास्टिज्म को नहीं मानते, कास्टिज्म को सबको बराबर समझते हैं, आप मॉडर्न। चलिए, तो आदिवासियों का ये कुछ परंपरागत जीवन में हस्तक्षेप जो है होना, बार बार हस्तक्षेप होना, अलग अलग क्षेत्रों में हस्तक्षेप होना, आदिवासी आंदोलनों का वजह बनता चला गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 कहता है When did छोटानागपुर ट्राइब रिबेलियन टेक प्लेस? तो फिर से छोटानागपुर जनजाति, अच्छा छोटानागपुर के एरिया में बहुत सारी जनजातियां रहती है, मुंडा हूँ, मुंडा आदिवासी हैं, हो आदिवासी है, ओराव आदिवासी है ना, कई सारी जो है आदिवासियां छोटानागपुर क्षेत्र में रहती है। पूरा झारखंड का एरिया ही आदिवासी क्षेत्र है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कुछ आंध्र प्रदेश का इलाका हो गया, ये सब आदिवासी क्षेत्रों में काउंट होता है ना। तो छोटानागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? समय काल पूछ रहा है। पहला ऑप्शन 1807 से 8, दूसरा ऑप्शन 1800 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1858 से 59 और चौथा ऑप्शन है 1889। तो हम बी के साथ हमें जाना चाहिए, ये 1800 ईस्वी में
हुआ था। अब ये वक्त है बहुत डिटेल में जाने का तो नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट बताता चलूं, लेकिन ये सिर्फ समय काल पूछ रहा, हम समय काल की बात करते हैं तो कारण उन्हीं कारणों में से है जो हमेशा से परंपरागत कारण रहे हैं, आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप का कारण रहा है। तो 1800 ईस्वी में यह जो है आदिवासी आंदोलन हुआ, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। और इस छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह में कोई एक जनजाति शामिल नहीं थी, कई सारी जनजातियों ने मिलकर यह विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मुंडा विद्रोह बहुत फेमस विद्रोह है। ये झारखंड, उस समय तो झारखंड तो 2000 बाद के बाद झारखंड बना ना, पहले तो बिहार का ही क्षेत्र रहा, तो हम बिहार के संदर्भ में ही इसको पढ़ेंगे। तो जो मुंडा विद्रोह है उसका प्रभाव क्षेत्र क्या रहा? सिंहभूम, पलामू, रांची वाला इलाका, पश्चिमी सिंहभूम, ये सब है ना। तो यहां पे मुंडा विद्रोह की लड़ाई किस लिए थी? मुंडाओं ने विद्रोह क्यों किया? मुंडा विद्रोह हुआ क्यों? मुंडा विद्रोह का कारण क्या था? तो मुंडाओं का एक प्रथा था जिसको कहा जाता था खुटकुटी प्रथा। कुटी प्रथा, ठीक है। अब ये खुटकुटी प्रथा क्या था? जैसे कोऑपरेटिव सहकारिता क्या होता है? कोऑपरेटिज्म, ये एक सहकारी सोच है। कोऑपरेटिज्म सहकारी सोच है, जिसमें सहकारी सोच के तहत, सहकारी सिद्धांत के तहत इसमें क्या होता है? सामुदायिक खेती होती है। सामुदायिक खेती होती है। अब इस सामुदायिक खेती मतलब किसी, अब इस पूरे मुंडा कबीला जो है उसमें कोई फैमिली वाइज खेत नहीं है। हमारा क्या है कि हमारी फैमिली का कुछ संपत्ति है, कुछ खेत है, वहां पे खेती होती है। फिर किसी और सब गांव में ऐसे होता ना कि भाई कोई जमींदार है, किसी के पास 10 बीघा, किसी के पास 20 बीघा, किसी के पास 50 बीघा, किसी के पास 100 बीघा है ना। हेक्टर में, एकड़ में चले जाओ, 100 एकड़ है, 1000 एकड़ है, तो जिसकी जैसी जो है आर्थिक स्थिति वैसी जो है वो खेत खरीद के रखा हुआ है। अब सब अपना अपना पर्सनल खेती करते हैं। यहां क्या है कि सामुदायिक खेती मतलब किसी के पास अपना पर्सनल खेत नहीं है, पूरे कबीले का एक सामुदायिक खेत है और सब मिलके उस पर खेती करते हैं और फिर जरूरत के हिसाब से सभी में बंटवारा हो जाता है उत्पाद का, प्रोडक्ट्स का, जो फसल हुआ, क्रॉप को। अब इस पर रोक लगा दिया गया अंग्रेजों द्वारा। इस पर रोक लगाने से इनके परंपरागत जीवन में हस्तक्षेप हो गया, कर दिया विद्रोह। तो सबसे ज्यादा तो समय पूछ रहा है कि कब हुआ? 1885, 1888, 1899, 1895। आइए सी पे चलते हैं। 1899, 1900 में यह विद्रोह और सशस्त्र विद्रोह। जितने भी, एक सिर्फ आपको ऐसा विद्रोह मिलेगा जो गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो किया था। बाकी जितनी भी आदिवासी विद्रोह हुए हैं वो एक तरह से हिंसात्मक, सशस्त्र है ना, वायलेंट विद्रोह हुए हैं। एक सिर्फ ताना भगत आंदोलन जो है, जो 1914 में होगा, ताना भगत आंदोलन, ये जो है एक अहिंसक आंदोलन रहा है और इस आंदोलन का, इस आदिवासी समुदाय का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा रोल रहा है। कई सारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में इनके प्रतिनिधि गए हैं और कई सारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने चंदा दिया, भरपूर चंदा दिया इन्होंने। तो इनका जो तरीका रहा वो गांधीयन फिलॉसफी पे आधारित रहा, गांधीयन सिद्धांत। और गांधीयन सिद्धांत क्या रहा है? गांधीयन सिद्धांत रहा है जो है अहिंसात्मक और सत्याग्रह। बाकी अन्य जितनी भी आदिवासी आंदोलन आप देखेंगे वो सब हिंसात्मक, वायलेंट रहे हैं और सशस्त्र, है ना। तो फिर जो है आप यहां पर समय काल आपको पता चल गया कि मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899, 1900 में। और मुंडा विद्रोह को, अब मैं बता दूं कि मुंडा विद्रोह को
सरदारी लड़ाई भी कहते हैं, या इसको महाविद्रोह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? महाविद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, गर्म पानी पीना जो है ना आवश्यक हो जाता है, खास तौर पे दिल्ली का ऐसा मिजाज है मौसम का जो पूर्णतः जो है प्रदूषण के साथ आपके जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देता है। तो मुंडा विद्रोह ने 1899। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन रहा? इनको भगवान का दर्जा दिया गया है। मुंडा विद्रोह का नेता थे बिरसा मुंडा, है ना। मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा, और इन्हीं बिरसा मुंडा का बचपन का नाम पूछा जा रहा है। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? गया मुंडा, कोंटा मुंडा, आनंद मुंडा या दाऊद मुंडा? यदि आपने इनके बचपन के इतिहासों को पढ़ा है, चाइल्डहुड, तो आपको पता चल जाएगा कि इनका क्या नाम रहा है। इनका नाम रहा है दाऊद मुंडा। ठीक है, उन्होंने स्वयं को भगवान का अवतार कहा। ठीक है ना, इन्होंने स्वयं को क्या कहा है? भगवान का अवतार कहा है। और इनके अनुयायी फॉलोअर्स जो है ना बहुत बड़ी मात्रा में इनके पीछे हुए, बहुत हजारों हजार की संख्या में। यही कारण है कि एक बहुत हिंसात्मक विद्रोह ये हुआ जिसमें दोनों ही तरफ के लोग मारे गए, अंग्रेजों की तरफ के लोग भी मारे गए, और ज्यादा तो आदिवासियों की संख्या होती थी। आदिवासियों के हार का कारण क्या होता था? क्योंकि उनके पास आधुनिक अस्त्र तो है नहीं, हथियार है नहीं, और अंग्रेजों के पास राइफल्स हैं, तोप हैं, आधुनिक जो है ना डिसिप्लिन्ड आर्मी है, फोर्सेज है, तो जितना आसान हो जाता था उनके लिए। अब अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गुरु ऑफ बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम है ना? गुरु का नाम पूछ रहा है। अरविंद पांडे, आनंद पांडे, गोविंद योगी या यादव प्रकाश? तो इनके गुरु का नाम मैं बता दूं, है ना, इंतजार है आप लोगों को। तो इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे। इनके गुरु का क्या नाम था? आनंद पांडे इनके गुरु का नाम था। उन्हीं से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, है ना, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। Who was the leader of the Munda revolution in the year 1899 और 1900? अभी तो बार बार उन्हीं की चर्चा चल रही है ना। वर्ष 1899 ईस्वी में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? यह प्रश्न बीपीएससी भी पूछ चुका है ना, और पूछने की संभावनाएं हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न भी दोहराता है बीपीएससी। अब यहां पर आपको मिल जाएगा आंसर सी, बिरसा मुंडा, है ना। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता रहे। बढ़ते आगे, प्रश्न को आगे की तरफ ले जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? Which tribal leader was considered by his followers to be an incarnation of God, धरती अब्बा या विश्व पिता and the new prophet? मतलब कि किस आदिवासी नेता को उनके अनुयायी भगवान का अवतार? अब समझ गए होंगे आप किन बारे में चर्चा हो रही है। धरती अब्बा, अब ये प्रश्न भी पूछ चुका है, धरती अब्बा किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, धरती अब्बा, है ना। और विश्व पिता, अब यहां पे विश्व मित्र लिख दिया है, ट्रांसलेट गलत कर दिया है, तो विश्व पिता और नया पैगंबर। तो देखो क्या क्या उपाधियां दी गई। अभी उपाधि से प्रश्न पूछ अगर देता है तो फिर कैसे आप आंसर करेंगे ना। तो इनकी उपाधियों को आप लिख लेंगे। इनको क्या कहा गया? भगवान का अवतार, धरती अब्बा, विश्व पिता या नया पैगंबर। किनको कहा गया? आपको पता ही है, बिरसा मुंडा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, है ना।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 कहता है, to which of his trusted comrade did Birsa Munda entrust the task of recruitment and military training of people? क्योंकि अंग्रेजों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग चाहिए थी, बिना ट्रेनिंग के लड़ नहीं सकते थे, तो बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त साथी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा? ऑप्शन है डेमका मुंडा, त्रिपु मुंडा, सुंदर मुंडा या गया मुंडा। तो आंसर आपका हो जाएगा, देखिए जरा, आंसर हो जाएगा गया मुंडा। गया मुंडा को सौंपा गया था कि आप लोगों की भर्ती करें और उनको ट्रेनिंग दें अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। तो विदेशी ताकतों को भगाने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी, मुंडा विद्रोह लड़ी गई। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, 10 नंबर। द गोल ऑफ द बिरसा मुंडा वॉज, बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? अब लक्ष्य देखे जरा सा। ऑप्शन ए है इंटरनल प्यूरिफिकेशन, आंतरिक शुद्धि, बुराइयों से। इन्होंने मुंडा कबीले में जो सामाजिक बुराइयां हैं, सोशल इविल्स, जो आंतरिक बुराई है, उससे दूर रहने के लिए कहा, बस छोड़ो ये सारी बुराइयों को, त्यागो, है ना। दूसरा है विदेशी शासन का अंत, अंग्रेजी शासन का अंत जो है उसको करने की ठानी थी इन्होंने। और तीसरा क्या है? तीसरा है तीसरा है ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति। अब चूंकि इनके जीवन में ब्रिटिश जो जमींदार वर्ग है उनका भी हस्तक्षेप हो गया हुआ है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जमींदारी सिस्टम के अंदर आता था, जिसको परमानेंट सिस्टम या इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। तो जमींदारों से मुक्ति प्राप्त करना भी इनका लक्ष्य था। तीनों ही हम कारण सही हैं, तो हमें डी के साथ जाना चाहिए, डी हमारा सही। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो अपने घर पे बैठे बैठे एक बार ताली बजा दो, है ना। सर कितना मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। सुबह सुबह एक चाय का प्याला मिल जाए फिर तो मूड वाव हो जाता है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा वाज कॉट ऑन। भाई साहब ये प्रश्न पूछ चुका है बीपीएससी, ये प्रश्न पूछ चुका है बीपीएससी, और मुझे याद है कि इस डेट में पहली बार ये प्रश्न ऐसा आया था कि भाई एग्जैक्ट डेट पूछ दिया, और डेट में भी ऐसा क्या कि भाई अंतर नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे करके प्रश्न पूछ दिया। देखो ना कैसे पूछा। बिरसा मुंडा पकड़े गए 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900, 4 फरवरी 1900। थोड़ा सा गैप रहता है, जनवरी पूछता, मार्च पूछता, अप्रैल पूछता, नवंबर पूछता, तो दिमाग में था हाँ जनवरी में पकड़े गए थे। अब डेट याद भी नहीं हो तो जनवरी के हिसाब से हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे डेट को लेकर के इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। क्या आंसर होगा? आंसर होगा 3 फरवरी। 3 फरवरी को इनको पकड़ के कहां भेज दिया गया? रांची जेल, है ना, रांची जेल। और यहां पे इनकी मृत्यु हो गई जून में, ठीक है, जून में बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मात्र 25 साल का तो युवक था ये, 1875 में तो जन्म हुआ था इनका, 25 साल में कमाल करके चलेगा। चलते अगले प्रश्न पे, देखते हैं। सोचो कितना ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी थी उस समय, उस वक्त, कि 25 साल के एज में तो उन्होंने, उनकी डेथ हुई उसके कुछ साल पहले से उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी अपनी दिखानी शुरू कर दी थी, और लोग उनके पीछे जो है उनके अनुयायी हो गए हजारों हजार की संख्या में। उन्होंने लोगों को कन्विंस कर लिया कि वो भगवान के अवतार है, उनको फॉलो करो, उनके बातों को मानो, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्ट। अच्छा, मिलान करना,
अब ये एक नया ट्रेंड है बीपीएससी का, मिलान, कौन सा मिलान गलत है, कौन सा मिलान सही है, ये पता करो। अब उसमें यदि आपको 2-3 मिलान भी पता हो, 2 मिलान भी पता हो ना, तो आप उसके अंदाज पे, कहता ना, एक तो आता है डायरेक्ट आंसर आपको पता है, दूसरा है कि आपने ऑप्शन रिजेक्ट करके, आप जो है ना रिएक्शन करके, रिजेक्ट वाला प्रोसेस करके आप जो है सही कर सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना, उस तरह से आप कर सकते हैं। संथाल का प्रभाव क्षेत्र बांका रहा है, संथाल का प्रभाव क्षेत्र बांका रहा है, क्यों? क्योंकि ये राजमहल क्षेत्र में आता था, और संथाल कहाँ रहते थे? राजमहल क्षेत्र में रहते थे। भागलपुर, बांका, है ना, उधर बंगाल के क्षेत्र में चले जाओ, सब राजमहल के क्षेत्र में आता था। मुंडा जमुई, जमुई में कहा? ये तो चलेगा उधर झारखंड के क्षेत्रों में चले जाओ, रांची वाले क्षेत्रों में चले जाओ, इनका प्रभाव क्षेत्र तो रांची, सिंहभूम वाले क्षेत्र में ज्यादा था। तो ये नहीं होगा, युग में सही नहीं है पूछ रहा था ना, तो हमारा बी आंसर मिल गया। उरांव का सुपौल सही है और खरवार का भागलपुर सही है, तो जो ऑप्शन सही है वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इनकरेक्ट मैच पूछ रहा था और हमें इनकरेक्ट मैच ये मिला, मुंडा और जमुई, जो कि गलत है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? अच्छा, व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ द बिरसा मुंडा? प्रश्न है बिरसा मुंडा का प्रभाव क्षेत्र क्या है ना, किन क्षेत्रों में उनका प्रभाव था? तो सीधे अब अलग अलग क्षेत्र ना दे करके, कई सारे जिले ना दे करके, एक जो है ना कंबाइंड क्षेत्र दे दिया है इसमें। चंपारण, भाई साहब इधर तो आया नहीं। बलिया नहीं जी, अलीपुर नहीं जी, कहां? रांची। सीधे कह सकते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र में, है ना। अगर एक लमसम बात करी जाए कि एक ओवरऑल ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? छोटा नागपुर। क्लियर है? चलते अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न देखते हैं 13 के बाद 14। 14 नंबर प्रश्न कहता है द उलगुलन रिबेलियन। अब इसीलिए वहां पर मैंने सरदारी लड़ाई बता दी, वहां पर मैंने महाविद्रोह बता दिया, लेकिन ये शब्द नहीं बताया क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने उस समय नहीं बताया। द उलगुलन रिबेलियन वाज रिलेटेड, उलगुलन विद्रोह का संबंध। अब ये उलगुलन विद्रोह का संबंध मुंडा विद्रोह से है, मुंडा विद्रोह को ही उलगुलन विद्रोह कहा है। देखिए मुंडा विद्रोह को कई सारे नामों से जाना जाता है, महाविद्रोह, सरदारी लड़ाई, क्योंकि अपने सरदारों के नेतृत्व में ये लड़ रहे थे, और मुंडा उलगुलन विद्रोह। तो इसका संबंध किससे है? संथाल, कच्छ, नाग, कोल, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा से होगा क्योंकि इसके नेता रहे हैं वो। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? व्हाट वाज द रीजन ऑफ कोल अपराइजिंग ना, कोल अपराइजिंग का क्या मतलब रहा? अब कोई कमेंट में मत करना कि सर चाय पीने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कोल विद्रोह का कारण, ठीक है जी। अब यहां पर ऑप्शन है उनकी भूमि का बाहरी लोगों को हस्तांतरण, उच्च राजस्व, अंग्रेजों द्वारा उत्पीड़न, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो जी, ये भी कारण कई जगह रहा है कि राजस्व की मांग उच्च हो गई है, ये भी कारण रहा है कई जगह, है ना। अंग्रेजों द्वारा उत्पीड़न तो सामान्य बात थी, प्रताड़ित करते थे, लेकिन जो प्रमुख कारण ये रहा कि उनकी भूमि को बाहरी लोगों को दे दिया गया। जिन जंगली क्षेत्रों में वो रह रहे हैं, उन जंगल के क्षेत्रों को बाहरी ठेकेदारों को दे दिया गया, जमींदारों को दे दिया गया। अभी कहां रहेंगे? इनके घरों पर इनके घरों पर संकट आ गया, घर बचाने की लड़ाई लड़ेंगे ना जी।
ठीक आज के समय में जैसे बुलडोजर चलता था, बुलडोजर चल रहा है ना, ठीक वैसे ही उस समय भी जो है इनके घरों पर आफत आके खड़ी हो गई। इनके क्षेत्रों को किसको स्थानांतरित कर दिया? बाहरी लोगों को। अच्छा, ये जंगली क्षेत्रों को ये बाहरी लोगों को क्यों देते थे? अच्छा, जंगल से इनको कोई जंगल की लकड़ी से फायदा हो रहा है, जंगल की लकड़ी बेच करके पैसे कमा रहे हैं। जंगल में कई सारी ऐसी लकड़ियां, जैसे चंदन की लकड़ियां जो है उसकी कीमत जो है लाखों लाख में होती है। इसके अतिरिक्त इनका एक और लक्ष्य है कि यदि जंगल की कटाई अगर कर दें तो हमारा कृषि योग्य भूमि का विस्तार हो जाएगा, और कृषि योग्य भूमि का विस्तार हो जाएगा इसका मतलब राजस्व की प्राप्ति होगी। और इनका भाई साहब लालची लोग हैं, इनका एक ही लक्ष्य है, वो है लाभ कमाना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोल विद्रोह का कारण क्या रहा है? उनकी भूमि का बाहरी लोगों को हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ देयर लैंड्स टू द आउटसाइड, बीकू लोग जिनको कहा जाता था। चलिए प्रश्न संख्या 15 हो गया, 16 पे चलते। The spread of the Santhal rebellion 1855-56 was from संथाल विद्रोह। इसको 1857 का पूर्वगामी विद्रोह भी कहा जाता है। हालांकि सैन्य विद्रोह के मामले में यदि कहा जाए कि 1857 तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में स्टार्ट हुआ था, बाद में जो है वो एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। तो सैन्य विद्रोह का पूर्वगामी विद्रोह यदि कहा जाए, ठीक है ना, तो कौन सा विद्रोह होगा? आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। नहीं, अगर आपका आंसर आता है तो अगले लेक्चर में मैं इसका आंसर करूंगा कि 1857 के विद्रोह का जो स्वरूप था वो कैसा स्वरूप था? सैन्य विद्रोह का स्वरूप रहा। बाद में उसमें जनता, जमींदार और अपदस्थ नेता जो हैं शामिल हुए, लेकिन उसके पहले का जो एक पूर्वगामी सैन्य विद्रोह था वो कौन सा सैन्य विद्रोह? ठीक है। और इसका हिंट भी देता हूं मैं, ये विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों ने जो धार्मिक चिन्ह है, जैसे तिलक, चोटी, दाढ़ी रखना मुसलमानों के लिए, है ना, टोपी पहनना, इन सबों पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सा विद्रोह रहा है। संथाल विद्रोह का प्रसार कहां पे हुआ? अच्छा, संथाल विद्रोह, ये संथाल लोगों को अंग्रेजों ने ही बसाया था राजमहल के क्षेत्रों में। इन संथाल लोगों को अंग्रेजों ने ही जमीन दिया था खेती के लिए कि बसो यहां पर, तुम लोग सेटल्ड हो जाओ, और ये खेत दे रहे हैं, ये लैंड दे रहे हैं तुम लोगों को। एक उन्होंने बाउंड्री बना दी कि इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी लैंड होगी वो आपकी होगी, जिसको दामिने कोह कहा गया। जो बाउंड्री उन्होंने बनाई कि भाई साहब आपकी लैंड की बाउंड्री होती होगी, आपके घर की बाउंड्री होती होगी, ये मेरा जो है 100 गज का प्लॉट है, ये मेरा 200 गज का प्लॉट है, ये मेरा 400 गज का प्लॉट है, घर की बात में कर रहा हूं, ये मेरा भाई 10 एकड़ का प्लॉट है, ये 20 एकड़ का प्लॉट है। तो एक बाउंड्री सीमा होता है, यहां से यहां तक मेरा खेत है, यहां से यहां तक मेरा घर है, उसके बाद किसी और का स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से ये क्षेत्र जो है निर्धारित कर दी गई अंग्रेजों द्वारा कि भाई साहब ये जो क्षेत्र है, राजमहल का क्षेत्र जो है वो आप लोगों का क्षेत्र है, इस पर आप खेती करें, और आपसे कोई टैक्स भी नहीं चाहिए शुरुआत में। अब जबकि ये एरिया देखो तो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर आ गया था, अंग्रेजों की चाल थी। संथालों को पहाड़िया जनजाति के खिलाफ खड़ा किया गया। संथालों से पहले एक और जनजाति हुआ करती थी उस क्षेत्र में, जिसको पहाड़िया जनजाति कहा जाता था, और पूरी तरह से ये जंगल पर आधारित जो है ये जनजाति थी। पहाड़िया जनजाति जो है झूम खेती, जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते थे, उस पर आधारित थी, घुमंतु थी, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। तो पहले पहाड़िया क्षेत्र के लोगों को इन्होंने ऑफर किया कि आप एक जगह बस जाइए, लैंड अलॉट कर दिया जाता है, आप खेती करिए, आप अपना उत्पादन रखिए और राजस्व हमें दीजिए। पहाड़िया जनजातियों ने मना कर दिया कि भाई हमारे जीवन का ये हिस्सा नहीं है, ये तो वो मैदानी इलाकों से नफरत करते हैं, मैदानी इलाके के लोगों से, कमजोर लोग हैं ये लोग,
कुदाल नहीं छू सकते थे भाई साहब, हल छूना पाप था उनके लिए। ठीक है, तो इन्होंने मना कर दिया। अब पहाड़िया लोगों को पहले तो इन्होंने सबक सिखाने की सोची अंग्रेजों ने, कैसे भी करके इनको कंट्रोल करो। जब नहीं हो पाया इनसे, जंगलों में घुस के कैसे मारोगे? जंगल, पहाड़िया लोग जो है तुमसे ज्यादा बेहतर जंगल जानते हैं। अभियान चलाया गया पहाड़ियों को दमन का। अभियान में सफल हुए, जाते थे लोग पहाड़ियों को मारने और जंगल से मर के आते थे। क्यों? क्योंकि जंगल उनका घर है और अब बाहरी जंगल के कोने कोने से वो वाकिफ। तब जो है संथालों को उनके खिलाफ खड़ा किया गया। संथाल उस वक्त खेतिहर मजदूर के रूप में जमींदारों के खेतों में काम करते थे। तो अंग्रेजों की नजर पड़ी, भाई साहब देखो ये भी आगे कहीं से बसे हुए थे इस क्षेत्र में। उस समय इन क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या 3000 के आसपास में हुआ करती थी, और ये भी जो है कोई इनका स्थायी जो है आवास हुआ नहीं करता था। तो फिर यहां पर इन्होंने इनको देखा और कहा कि भाई बड़े कमाल के लोग हैं, बड़े आदिवासी भी हैं और इनको हल छूने से नफरत भी नहीं है, हल भी छू सकते हैं, क्यों ना इनको पहाड़ियों के खिलाफ खड़ा किया जाए। तो पहाड़ियों के खिलाफ खड़ा किया गया, तो संथालों ने पहाड़ियों को और अंदर धकेल दिया। तो पहाड़ी का एपिसोड खत्म हो गया, क्योंकि वो और अंदर जंगल में, जहां राजमहल के और अंदर के जंगलों में वो चले गए, उनका जीवन और मुश्किल हो गया। और इन संथाल लोगों को लैंड दिया गया जो विदाउट टैक्स था। लेकिन एक वक्त में आके अंग्रेजों ने क्या किया, अब ये सपना देखने लगे आदिवासी संथाल कि हम अपना संथाल राज्य की स्थापना करेंगे। जहां 3000 की जनसंख्या थी, वो देखते देखते 80-85 हजार की जनसंख्या पहुंच गई। ठीक है, तो फिर यहां पर इनके संथाल राज्य का सपना टूट गया, अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर दिया इनके जीवन में। तब जाकर के अपने संथाल राज्य की स्थापना, राज्य की सपना को बचाने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसको संथाल विद्रोह कहा गया। भाई साहब अंग्रेजों ने कत्लेआम मचा दिया, 30,000 से अधिक संथाल, लाशों का ढेर लग गया कि एक तरफ तीर कमाने, एक तरफ बंदूकें, भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब वो गोली मार रहे हैं इधर से तीर धनुष, तोप चला रहे हैं इधर से तीर धनुष, एक बार में तो कितने लोग जो है ना वो मर जाएंगे। एक तोप का गोला मारो, 10 लोग खत्म। तीर धनुष की इनकी पहुंच लिमिट है ना, ये कोई वो तो मिसाइल तो है नहीं। बात समझ में आ गई। अब यहां पर संथाल विद्रोह का प्रसार कहां हुआ? राजमहल के क्षेत्र में। अभी राजमहल के क्षेत्र में बताया कि भागलपुर वाले क्षेत्र से लेकर के बंगाल के क्षेत्र तक, वर्धमान तक फैला हुआ था। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? वर्धमान से भागलपुर, जिसको राजमहल क्षेत्र कहा जाता है। भागलपुर क्षेत्र बड़ी कमाल का जगह है, मैं गया हूं वहां पे, बहुत खूबसूरत जगह मुझे लगा वाकई में। इनफैक्ट साउथ बिहार के कुछ शहरों को, मेरे अपने शहर को छोड़ दो, मेरा अपना शहर बहुत खूबसूरत है। तो मुजफ्फरपुर का क्षेत्र चले जाओ, बहुत गंदा इलाका है, बहुत, पूरा मुजफ्फरपुर गंदा है। कहते हैं स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी से याद है आज तक 100 स्मार्ट सिटी मुझे मिला नहीं, तो उसमें मुजफ्फरपुर भी स्मार्ट सिटी में शामिल है। बरसात हो जाए गलीज हो जाता है पूरा शहर, उससे कई गुना बेहतर मुझे भागलपुर लगा, खूबसूरत, साफ सुथरा, है ना। तो वर्धमान से भागलपुर के क्षेत्र को राजमहल क्षेत्र, और इसी क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। Where did the Santhals establish their government in 1855-56? 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार कहां स्थापित की? अब ऑप्शन मैंने बार बार मैं बोल रहा हूं, संथाल मतलब राजमहल क्षेत्र, संथाल मतलब भागलपुर बांका क्षेत्र, संथाल मतलब वर्धमान 24 परगना वाला क्षेत्र, है ना। तो ये बंगाल के क्षेत्र को भी शामिल कर लो। 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार कहां स्थापित की? यहां पे देख लो, भागलपुर राजमहल यहां पे दिख रहा है। Where did Santhals establish their government in 1855-56? भागलपुर राजमहल के क्षेत्रों। कोई समस्या? तो बढ़ते आगे। बढ़ने के क्रम में हमारे पास सामने क्वेश्चन नंबर 18 निकल के आता है, और 18 नंबर प्रश्न पे देखते हैं क्या है।
4 brothers Sidhu, Kanu, Chand and Bhairav are related to which of the following rebellions? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों का नाम याद रखिएगा। ये चारों ही हीरो रहे हैं, ये चारों ही नेता रहे हैं संथाल विद्रोह के। सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव चारों मारे गए। ये चारों भाई जो हैं किस विद्रोह से संबंधित है? संथाल विद्रोह से संबंधित है, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह के नेता रहे। ठीक है। चलते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न पे चलने की बात। Who suppressed the संथाल रिबेलियन? संथाल विद्रोह का दमन किसने कर दिया? क्योंकि आर्मी उतार दिया था अंग्रेजों ने। अब आर्मी में भाई साहब कौन कौन है? कैप्टन कैमक, कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन मॉर्गन या कैप्टन फोर्ब्स। तो हमारे कैप्टन अलेक्जेंडर साहब ने कत्लेआम मचाया और अंग्रेजों को संथालों के विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है, चलते हैं प्रश्न में। हमें मिल गया कि किसने दमन किया। Which tribal rebellion is discussed by Karl Marx in his book Notes on Indian History? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम याद रख लो। अगर प्रश्न पूछ दिया तो यहां पर आपको एक और फैक्ट प्राप्त हो गया कि कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है, सिर्फ दास कैपिटल ने लिखा, और भी कई सारी पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने। उसमें एक और पुस्तक है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, ये नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। इसमें किस आदिवासी विद्रोह की चर्चा की गई है? मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह या भौमजी या भूमजी विद्रोह। भूमजी विद्रोह, भूमिज विद्रोह दरअसल है, इसको भूमिज विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स साम्यवाद के जनक है ना। सोशियोलॉजी में भी, सामाजिक विज्ञान में भी इनको पढ़ना है, इनको राजनीतिक विज्ञान में भी पढ़ना है ना, एंथ्रो में भी शायद पढ़ना है। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किस आदिवासी विद्रोह की चर्चा की है? तो संथाल विद्रोह की चर्चा की है, क्योंकि संथाल विद्रोह इन्हीं के वक्त में हुआ था। 1855-56 के वक्त में ही ये इंग्लैंड में रह रहे थे, तो उसी वक्त, उसके बाद इन्होंने पुस्तक लिखी और इसकी चर्चा इन्होंने की है, और बहुत फेमस विद्रोह ये रहा है। चलते अगले प्रश्न में। 21 नंबर प्रश्न चलते हैं। तो दामिने को, अब मैंने दामिने को की चर्चा की थी कि दामिने को कौन सा क्षेत्र था? संथालों का भूमि क्षेत्र था। ये कहां से कहां तक फैला हुआ था, उससे प्रश्न पूछ रहा है। दामिने को रीजन वाज एन एक्सटेंशन ऑफ विच रीजन? दामिने को क्षेत्र किस क्षेत्र का विस्तार था? ऑप्शन ए भागलपुर से राजमहल, रांची से गुमला, खूंटी से पश्चिमी सिंहभूम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे पास आंसर यहां पे मिल गया, भागलपुर से राजमहल क्षेत्र। बड़े आगे, इजाजत है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? Who led the खरवार मूवमेंट? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत फेमस आंदोलन था। अब इस खरवार आंदोलन का नेता आप देख लीजिए कौन है। भागीरथ माझी। बुद्ध भगत नहीं होगा, गणपत राय नहीं होगा, विश्वनाथ शाहदेव नहीं होगा, कौन होगा? भागीरथ मांझी होगा। खरवार आंदोलन को एक और आंदोलन के नाम से जानते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में चलते हैं और 23 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर प्रश्न कहता है विच ट्राइबल मूवमेंट इज ऑल्सो नॉन एज सफाहोर मूवमेंट? किस आंदोलन को सफाहोर आंदोलन? अब इसी आंदोलन को, खरवार आंदोलन को ही सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे पास खरवार आंदोलन है, खरवार आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न संख्या 24 पे चलने की बारी है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है? Who started the ताना भगत मूवमेंट? ताना भगत आंदोलन, इसकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? और ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था, है ना। इस वक्त ऐसे गांधी जी आए नहीं थे, लेकिन इसके जस्ट बाद गांधी जी का भारत आगमन हो चुका था। इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भागीरथ माझी, ये तो खरवार आंदोलन के नेता है। जतरा भगत, डूका हो या बिरसा मुंडा? तो ये आंसर हो जाएगा जतरा भगत।
ताना भगत आंदोलन के नेता कौन है? जतरा भगत। ठीक है, बहुत कमाल के व्यक्ति हैं जतरा भगत। जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए, उनके नेता का नाम हमें मिल गया, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है, अंडर whose leadership did ताना भगत join freedom movement for the first time by participating in non cooperation movement? देखो, अब यहाँ पे मैंने चर्चा किया था कि ताना भगत एक जो है ऐसा आंदोलन रहा जो अहिंसात्मक आंदोलन रहा, गांधीयन फिलॉसफी पे आधारित रहा। एंड क्वेश्चन मिल गया हमें मिल गया, ताना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में? असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन की बात आ गई तो गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करने वाला आंदोलन ही रहा ना। ये असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी द्वारा चलाया गया था। भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना जो है योगदान दिया है। बुद्ध भगत, भागीरथ माझी, तिलका माझी या सिद्धू भगत? आंसर हो जाएगा सिद्धू भगत। जतरा भगत की मृत्यु हो गई, ठीक है, उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला है? सिद्धू भगत ने। तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया है। प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 26 कहता है, द फर्स्ट ट्राइबल नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉट इन अ प्योरली गांधीयन वे। पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन है ना, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया। अब बार बार उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, कौन सा? ताना भगत आंदोलन इन तो है जो गांधीयन फिलॉसफी पे आधारित रहा, गांधीयन सिद्धांत पर आधारित। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 26 के बाद 27। In which tribal movement was there a call to return to the traditional झूम farming? किस आदिवासी आंदोलन में पारिवारिक झूम खेती की ओर लौटने का आह्वान किया गया था? झूम खेती किसको कहते हैं? झूम खेती, इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ऐसा नहीं समझिए आप लोग कि झूम खेती का मतलब यह है कि किसान जो है ना खेत में झूम झूम के जो है खेती करते होंगे ना। झूम खेती का मतलब है शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह अस्थायी कृषि योग्य भूमि ना होना। तो इसमें क्या करते थे, जंगल के इलाकों में जो एक कबीले होते थे वो क्षेत्रों को चिन्हित करते थे कि अभी इस वक्त कहाँ में बसना है। तो वो देखते थे कि अरे ये इसको साफ करके, इस इलाके को साफ करके हम यहाँ पे खेती कर सकते हैं। अब जब वो इलाका डिसाइड कर लेते तो फिर वहां पर झाड़ झंखाड़ पेड़ पौधे को काट देते थे, फिर उस एरिया को खुरच के खुरपी से और कुदाल से खेती के लिए लायक तैयार करते थे। पहले तो वो जो जंगलों को काटा, जो उस एरिया को साफ किया, उनको सबको जला करके राख तैयार करते थे। राख क्या है? पोटाश का काम करेगा, फर्टिलाइजर का काम करेगा, फिर वो खुरच के भूमि को खेती के लायक बनाते थे 2 साल 3 साल, और फिर उसके इलाके में उसी आसपास वो बस जाते थे, अपनी झोपड़ियां बना लेते थे, है ना, पेड़ पौधों के नीचे, और जो है वहीं पर रहते थे जब तक कि वो कृषि वहां पर कर रहे। जब उन्हें लगता था कि इस क्षेत्र की उर्वरता खत्म हो गई, इस क्षेत्र की, इस कृषि योग्य क्षेत्र की जो फर्टिलिटी कम हो गई, तो फिर क्या करते थे, वो निर्णय करते थे कि अब अगले क्षेत्र की तरफ बढ़ा जाए, वहां पे देखा जाए कि अब कहां पर हमें खेती करनी चाहिए। अब वहां से अपना बोरिया बिस्तर उठाते थे और इस क्षेत्र को छोड़ देते ताकि इसकी उर्वरता वापस से आ जाए, फिर कभी लौट के आएंगे और यहाँ पर खेती करेंगे। उस एरिया की फिर कभी बारी आएगी। तो शिफ्ट कर रहा है ये एरिया, इनका कोई एक है ना सेटल्ड जो है ना कृषि योग्य भूमि नहीं है, ये अपनी क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां पर खेती कर रहा है। तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ना, इसको झूम खेती कहा जाता है। तो किस आंदोलन के दौरान जो है वापस से झूम खेती की तरफ आने की आह्वान की गई? तो ताना भगत आंदोलन के दौरान ही इसकी आह्वान की गई। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न के बाद 27 नंबर 28 तक। Who started Taiyuni movement in Dhaka in 1893 against the Farazi movement? फराजी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था। इसके खिलाफ में 1893 में
ढाका में तायूनी आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है ना, फराजी के खिलाफ में। किसने शुरू किया था? कलकत्ता के सैयद अमीर अली, अलीगढ़ के सर सैयद अहमद, पटना के हसन इमाम, या जौनपुर के करामात अली? तो आप जान लीजिए, जौनपुर के करामात अली ने क्या शुरू किया था? तायूनी आंदोलन, जो फराजी आंदोलन के खिलाफ था। और इसकी चर्चा ऑलरेडी, हम अब इसके बार बार चर्चा नहीं करेंगे, आपको देखना है तो चले जाइए रिलीजियस मूवमेंट वाले लेक्चर में, और वहां पर सारे डिटेल में लेक्चर को देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। Which British commander was defeated by संथाल in 1855? 1855 में संथालों ने किस ब्रिटिश कमांडर को हराया था? और हराया नहीं था, वो मारा भी गया था। और तत्पश्चात अलेक्जेंडर साहब आए थे, तो ये कैप्टन नेक फेरिल, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बैरो या कर्नल वाइट हो जाएगा? मेजर बैरो। ये बुरी तरह से पराजित हुए थे संथालों के हाथ, तभी जाकर के आर्मी को उतारा गया विस्तृत और बड़े लेवल पर। चलिए 30 नंबर प्रश्न में चलते हैं। What compensation tax had to be paid to the indigo exemption from the cultivating indigo? नील की खेती से छूट के लिए, मतलब अगर किसान यदि नील की खेती नहीं करना चाहता, उस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाहता है, तो उसके बदले में नील को जो मुआवजा देना होता था, जो कृषक है, जो किसान है, उसे जो मुआवजा देना होता था, उसे क्या कहते थे? बट्टा, जजिया, तामन। तो ये तमन नहीं है, तामन है। आज भी इस शब्द का यूज कहते हैं नजराना। आज भी लोग हरजाना भरते हैं, कहते हैं हम तामन देकर। हमारी तरफ जो है ये वर्ड बड़ा फेमस है, तामन देना पड़ा। तामन देना पड़ा मतलब हरजाना भरना पड़ा। एक तरह से क्या है, ये हरजाना है, यही तामन भरना पड़ता था, ठीक है ना। अंग्रेजों को यदि आप नील की खेती से छूट चाहते हैं, आपको पता ही है चंपारण आंदोलन नील आंदोलन था एक तरह से, चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो यदि किस कृषक को निकलना है उस कॉन्ट्रैक्ट से, उस कि हमें नहीं करनी खेती, तो उसके बदले क्या करना होगा? उसको तामन देना होगा। तो चलिए तामन पे हम आते हैं, तामन। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 30 नंबर के बाद 31 नंबर। With which rebellion were Runda Munda and Kunta Munda associated? रुदन मुंडा, सॉरी, तो रुदन मुंडा और कुंता मुंडा किस विद्रोह से जुड़े थे? ये तमाड़ विद्रोह के नेता थे। किस विद्रोह के? तमाड़ विद्रोह के नेता रहे हैं। नेता और विद्रोह दोनों को याद करके रखना है कि कौन सा नेता किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है। इसी को मैच दी फॉलोइंग में पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है? संथाली डैश करके सिद्धू, बिरसा मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, तमाड़ कुंता मुंडा जो है लिख देगा तमाड़ विद्रोह। कोई एक और उठा लो, ताना भगत, और उसमें लिख देगा बुद्ध भगत। भाई साहब बोले कौन सा गलत है, खोजो, तो खोजते रहो फिर, है ना। 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। With which sect of Sufis was the famous saint of Bihar सरफुद्दीन मनेरी associated? अब ये व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस सूफी संत हैं सरफुद्दीन मनेरी। ये किस सूफियों के संप्रदाय से थे? आपको मैंने बताया था कि कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में फेमस था। राइट, फिरदौसी संप्रदाय, है ना। फिरदौसी संप्रदाय, तो इसीलिए ये फिरदौसी संप्रदाय आंसर हो जाएगा, फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित है। बाकी संप्रदाय के लोग रहे हैं लेकिन बहुत कम संख्या में, फिरदौसी ज्यादा फेमस रहा है हमारी तरफ। 32 के बाद 33 पे चलते हैं। वहाबी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय। अच्छा, वहाबी आंदोलन कैसा आंदोलन था? एक धार्मिक आंदोलन था, पूर्णतः धार्मिक आंदोलन। इसका लक्ष्य ही था, एकमात्र लक्ष्य था इस्लाम में सुधार करना। और कैसा सुधार करना? फिर से इस्लाम को स्थापित करना, इस्लामिक राज्य को स्थापित करना।
रिवाइवल ऑफ द इस्लाम। और यही कारण है कि पश्चिमोत्तर प्रांतों में सिखों से इसकी लंबी लड़ाई रही। वहाबी आंदोलन के नेताओं ने पश्चिमोत्तर प्रांत में पंजाब के क्षेत्रों में और जो खैर पख्तूनख्वा के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने सिखों से। और इन्हीं लड़ाइयों में वहाबी आंदोलन के नेता और इसके संस्थापक सैयद अहमद मारे भी जाते 1831 में। तो वहाबी आंदोलन पूर्णतः राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन इसी बीच 1857 का जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया। तो एक तरह से ये राजनीतिक आंदोलन भी के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। और 1870 की दशक तक, जो 1830 के दशक से शुरू होगी ये वहाबी आंदोलन, 1870 के दशक तक ये आंदोलन चलती रहेगी। 1860 के लास्ट में जाकर के ये आंदोलन जो है बहुत एक तरह से धीमा एक उसका विस्तार हो जाएगा और ये आंदोलन समाप्त हो जाएगी अंत में चल के। तो वहाबी आंदोलन प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? विलायत अली इनायत अली। ये बिहार के बड़े नेता रहे हैं, वहाबी नेता रहे हैं। अहमदुल्ला भी वहाबी नेता रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत इनके द्वारा नहीं शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई? सैयद अहमद शहीद बरेलवी, ये बरेली से आए हुए थे। तो देखिएगा आप, उत्तर बिहार के क्षेत्र में पटना इसका प्रमुख केंद्र है और पश्चिमोत्तर प्रांत में एक जगह है सिताना, खैर पख्तूनख्वा में। तो सिताना जो है इन्होंने वहां पे हेडक्वार्टर बनाया था और इधर उत्तर भारत में इन्होंने पटना को केंद्र बनाया था। तो सैयद अहमद शहीद ने इसकी शुरुआत की है वहाबी आंदोलन। द मेन सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट वाज, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। और चूंकि ये धार्मिक आंदोलन रहा इसलिए हिंदुओं की तरफ से बहुत ज्यादा इसको जो है सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि एक तरह से इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था और ये हिंदुओं के खिलाफ था। ठीक है, तो हिंदुओं ने इसका पक्ष नहीं लिया। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था अलीगढ़, लखनऊ, पटना या आरा। आंसर हो जाएगा पटना। पटना जो है इसका प्रमुख केंद्र रहा है, खासतौर पे पश्चिमी भारत, सॉरी उत्तरी भारत में। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वहाबी मूवमेंट वाज, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सामाजिक और धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार ज्यादा था, सामाजिक सुधार के प्रति इनका बहुत ज्यादा वो नहीं था, फिर भी इसको हम लेके चलेंगे। उनके अपने समाज में सुधार करना चाहते थे, शरीयत को लागू, इनफैक्ट हम कह सकते हैं शरीयत को लागू करना चाहते थे, कुरान के राज्य को, कुरान के नियम को लागू करना चाहते थे। बी नंबर ऑप्शन कहता है मुसलमानों पर पश्चिमी प्रभाव का विरोध करना। जो पश्चिमी प्रभाव पड़ रहे थे उसका विरोध कर रहे थे ये। और भारत में ब्रिटिश सत्ता का अंत, हालांकि ये शुरुआत में लक्ष्य नहीं था, 1857 के विद्रोह के समय में ये लक्ष्य भी बन गया। उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना, ये सभी वहाबी आंदोलन के लक्ष्य रहे। याद रखिएगा ये शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द मेन लीडर्स ऑफ द वहाबी मूवमेंट इन बिहार वर, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन रहे हैं? तो देखिए आंसर यहां पे है विलायत अली और इनायत अली। आंसर क्या हो जाएगा? विलायत अली और इनायत, ये दोनों ही इसके प्रमुख नेता। ठीक है, याद रखना है विलायत अली और इनायत अली। पहले विलायत अली के नेतृत्व में होगा और बाद में इनके मृत्यु के बाद इनायत अली के। दोनों भाई थे। इन दी 1830s पटना वाज द सेंटर। वहाबी आंदोलन की बात चल रही है तो यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ दे तो थोड़ी पता है कि ये भाई वहाबी आंदोलन है, यही आंसर लगाओ। यहाँ पे उसकी चर्चा कर रहे हैं तब ना आप खट से बोलिएगा अच्छा 1830 में सर वहाबी आंदोलन पढ़ा रहे हैं तो वहाबी आंदोलन होगा, लेकिन प्रश्न एग्जाम में पूछ देगा तो वहां पे तो टॉपिक वाइज देता नहीं है। 1830 की दशक में पटना केंद्र था किसका? वहाबी विद्रोह का, वहाबी आंदोलन का। ठीक है ना, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। चलते अगले प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न कहता है When did Sayyid Ahmed, the originator of the Wahhabi आंदोलन, Wahhabi movement in India, come to Patna? भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक
सैयद अहमद कब पटना आए थे? ठीक। अच्छा, वहाबी आंदोलन भारत से बाहर भी हो रहा था, ऐसा नहीं था भारत में ही सिर्फ हो रहा था, ये खाड़ी प्रदेशों में भी वहाबी आंदोलन चल रहे थे। और वहीं से ये प्रेरणा लेकर के सैयद अहमद साहब गए थे मक्का मदीना हज करने, और वहां से प्रेरित होकर के भारत में इन्होंने वहाबी आंदोलन चलाया था। तो भारत में जो सैयद अहमद साहब ने चलाया था वो पटना कब आए थे बरेली छोड़ गए? 1854, 1831, 1885, 1821। तो आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी में वो पटना आए थे। याद रखना है वो कब आए थे भारत, पटना 1821 में, और यहीं से वहाबी आंदोलन जो है शुरू हो जाता है। यहाँ पर Who was the father of Maulvi Abdullah, a prominent leader of the Wahhabi आंदोलन, वहाबी मूवमेंट? वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं कौन? मौलवी अब्दुल्ला। इनके पिता कौन रहे हैं? इनायत अली, याहिया अली, विलायत अली या अहमदुल्ला? तो विलायत अली। अब मोहम्मद अब्दुल्ला के पिता कौन रहे हैं? विलायत अली के पिता रहे हैं, और अब्दुल्ला स्वयं विलायत और अली और इनायत अली तो नेता रहे हैं, इनके बेटा भी अब्दुल्ला और बाद में अहमदुल्ला भी। और अहमदुल्ला लास्ट जो प्रोमिनेंट लीडर कह सकते हैं ना, कि वन ऑफ द लास्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द वहाबी मूवमेंट, वो रहे हैं अहमदुल्ला। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। Where did the Wahhabi establish their kingdom in frontier region? Frontier region मतलब सीमांत क्षेत्र, पश्चिमोत्तर प्रांत है ना, पश्चिमोत्तर प्रांत कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न प्रांत। नॉर्थ जो पेशावर का क्षेत्र है, खैर पख्तूनख्वा का क्षेत्र है, उधर वहां पर अपने साम्राज्य का स्थापना कहाँ किया था? अटक है, आक्रमण लिख दिया। अटक, पेशावर, सिताना या स्कर्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिताना हो जाएगा। इसकी चर्चा मैंने करी थी कि सिताना को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था और यहाँ से इन्होंने सिखों के खिलाफ अभियान चलाया था, सिखों के खिलाफ कई सारे युद्ध लड़े। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 41वां नंबर। द सेंटर ऑफ वहाबीज इन पटना वाज कॉल्ड, पटना में वहाबियों का केंद्र कहा जाता था काफिला, कारवां, सराय, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आंसर जान जाइए, वहाबियों का केंद्र कहलाता था काफिला। क्या कहलाता था वहाबियों का केंद्र? काफिला। याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाबियों का केंद्र काफिला कहलाता था। 42 नंबर पे चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है? Which movement started in East Bengal inspired by the Wahhabis? वहाबियों से प्रेरित होकर के, क्योंकि ये धार्मिक आंदोलन है, उससे प्रभावित होकर के पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? शरीयत आंदोलन, फराजी आंदोलन, अहदी आंदोलन या महादेवी आंदोलन? तो आंसर हो जाएगा फराजी आंदोलन, जिसकी चर्चा मैंने पहले करी थी कि फराजी आंदोलन के विरोध में जाकर के तायूनी आंदोलन स्टार्ट हुआ था करामत अली द्वारा। तो यहाँ पर फराजी आंदोलन जो है वो वहाबी आंदोलन से प्रेरित था, और वहीं से फराजी आंदोलन, तो फराजी आंदोलन भी क्या एक तरह का धार्मिक आंदोलन है। 43 नंबर प्रश्न है कि हु अमंग दी वहाबी लीडर वाज पनिश्ड विद द लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड काला पानी? वहाबी नेताओं में किसे आजीवन कारावास मिल गई थी और काला पानी की सजा दी गई थी? काला पानी दरअसल कहलाता था समुद्री पानी को, ये काला पानी कहते मतलब समुद्र पार भेज करके इनको सजा देना। तो समुद्र पार भेजा जाता था तो कहां भेजा जाता था? अंडमान। अंडमान के सेलुलर जेल में रखना काला पानी की सजा होती थी। ऐसा नहीं था कि वहां पे काला पानी है और काला पानी जो है पीने को मिलता है, काला पानी में रहना है, काला पानी जो है आपके जीवन का हिस्सा नहीं। काला पानी का मतलब कहलाता था ना कि ये समुद्री क्षेत्रों को काला पानी कहते थे, और समुद्री क्षेत्र पार कर भेज देना, भाई इधर का कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा, आप जाइए वहीं पर आप जीवन अपना बिताइए, वहीं सड़िए आप। तो ये काला पानी की सजा हो जाती थी। तो किसको कहा दिया गया? तो अहमदुल्ला साहब को आजीवन कारावास मिली थी और काला पानी। बाद में हालांकि इनको इससे छूट मिल गई, इनकी सजा माफ हो गई, तो अहमदुल्ला को जो है वो आजीवन कारावास की सजा मिली। आंसर आ ही गया, क्वेश्चन आ गया कि किसके द्वारा? 1884 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने शेष वहाबी कैदियों को रिहा कर दिया? विच गवर्नर जनरल गॉट द रिमेनिंग वहाबी प्रिजनर्स रिलीज्ड इन 1884? तो उस समय बड़े 1884 ईस्वी में एक बड़े
लिबरल उदारवादी सोच के व्यक्ति हैं जो गवर्नर जनरल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में उदारवादी दल का शासन चल रहा है, तो ये उदारवादी जो है गवर्नर जनरल रहे हैं कौन? लॉर्ड रिपन साहब। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने माफ कर दिया, सॉरी इन्होंने माफ कर दिया और वहाबीवादियों को रिहा कर दिया। 45 नंबर प्रश्न में चलते हैं। द कमिश्नर ऑफ पटना एट द टाइम ऑफ द वहाबी मूवमेंट वाज, वहाबी आंदोलन के समय में पटना के कमिश्नर कौन थे? खासतौर पे 1855-56 के 57 के करीब में, जिसमें 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई, उस समय भी ये पटना के कमिश्नर हुआ करते थे। बाद में कमिश्नर बदल जाएंगे। E.A. सैमुअल्स, विंसेंट आयर, विलियम टेलर या ई इरविन, तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। विलियम टेलर साहब जो है पटना के कमिश्नर हुआ करते थे जिस समय वहाबी आंदोलन जो है अपने उत्कर्ष काल में था। 1850 के दशक में क्या है? उत्कर्ष काल में है। तो उस समय जो है कौन होता था? विलियम टेलर पटना के कमिश्नर होते थे और इन्होंने वहाबी आंदोलन के दमन के लिए कई प्रमुख कार्य किए हैं। 46 नंबर प्रश्न है, हु वाज द लास्ट चीफ वहाबी लीडर ऑफ पटना? ये पटना के अंतिम प्रमुख वहाबी नेता कौन है? जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे प्रमुख व्यक्तित्व में से एक है और इनको काला पानी की सजा भी हुई थी। और ये कौन से व्यक्ति हैं? अहमदुल्ला। इनको काला पानी की सजा भी हुई है, तो अहमदुल्ला अंतिम प्रमुख वहाबी नेता रहे हैं। और यहाँ पर वहाबी आंदोलन समाप्त होता है और हम जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे स्वतंत्रता संघर्ष की तरफ। और स्वतंत्रता संघर्ष के लिए पहला प्रश्न आपके सामने है, हु फॉर्म्ड द बिहार स्टूडेंट काउंसिल? 37वां नंबर प्रश्न है। 47वां, बिहार छात्र परिषद की गठन किसने की है? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, महेश नारायण या हसन इमाम? तो आपके सामने आंसर हाजिर किए देता हूं। बिहार छात्र परिषद की स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने करी। किसने की है बिहार छात्र परिषद की स्थापना? राजेंद्र प्रसाद ने की है। ये वही राजेंद्र प्रसाद, सही सोचा आपने, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं और बिहार के लाल रहे हैं, गुरडी के लाल। 47वें के बाद 48वें पे चलते हैं। Where was the first session of the Bihar Provincial Conference held in 1908? 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र कहां आयोजित किया गया था? तो ये और कहां आयोजित किया जाएगा? प्रमुख केंद्र तो बाद में, पहले तो पटना के बारे में ही सोचेंगे, उस पटना के बाद किसी और शहर के बारे में सोचेंगे। पहला ही सत्र कहां आयोजित किया जाएगा? पहला सत्र पटना में आयोजित किया जाएगा। किस चीज का? बिहार प्रांतीय सम्मेलन, है ना, कांग्रेस का बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया गया? पटना में आयोजित किया गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये सब जो है बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Who was the first president of the first session of the Bihar Provincial Council? बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ 1908 में, उसके प्रथम सत्र 1908 में, ये इसके अध्यक्ष कौन रहे? इसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ब्रजकिशोर प्रसाद, बसंती चंद्र सिन्हा, सर अली इमाम, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सर अली इमाम। भाई साहब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो 1908 में आयोजित किया गया पटना में, उसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष सर अली इमाम हुए। पचास नंबर प्रश्न कहता है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी है ना, राज्य स्तर पे जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जो 1908 में ही गठित की गई थी, उसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? नवाब सरफराज हुसैन खान, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? आंसर हो जाएगा नवाब सरफराज हुसैन खान। नवाब सरफराज हुसैन खान को क्या बनाया गया था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना, जो राज्य स्तर पर कार्य कर रही थी कांग्रेस की कमेटी।
बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार छात्र सम्मेलन, जिसकी स्थापना किसने की थी? राजेंद्र बाबू ने की थी। बिहार छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो कहां आयोजित किया जाएगा? पटना में आयोजित किया जाएगा। और कहां आयोजित किया जाएगा शुरुआती चरण में? उसके बाद तो अलग अलग शहरों में आयोजित किया ही जाएगा, लेकिन प्रथम की बात हो रही है यदि, तो पटना में होगा ये, है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 52 के बाद 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। Where was the Indian National Congress session held in 1912? 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? 1912 बहुत प्रमुख अधिवेशन है। इसी में एओ ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक हैं, उनको इसमें कांग्रेस का पिता कहा गया। और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे थे आर.एन. माधोलकर। आर.एन. माधोलकर साहब। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस अधिवेशन का जो स्वागत कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, स्वागत कार्यकारिणी के अध्यक्ष जो हैं वो थे मजहरुल हक। ये कहां हुआ था? गया, भागलपुर, फैजपुर या बांकीपुर? बांकीपुर में हुआ था, जो कि पटना में एक स्थान है बांकीपुर। ठीक है, तो बांकीपुर में यह आयोजित किया गया था 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। यही वो अधिवेशन है जिसमें पहली बार जवाहरलाल नेहरू शामिल होंगे। 53 के बाद 54 पे चलते हैं। 54वां प्रश्न क्या कहता है? On October 16, 1905, रक्षाबंधन डे was celebrated in Darbhanga with the inspiration of which academy? आपको पता है कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। और इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, है ना, संपूर्ण क्षेत्रों में। तो बिहार के किस अकादमी की प्रेरणा से? एक संस्था थी, दरभंगा में मनाया गया। ये किस क्षेत्र की बात कर रहा है? दरभंगा में जो रक्षाबंधन दिवस, राखी दिवस मनाया गया। आंसर होगा सरस्वती अकादमी। क्या आंसर होगा? सरस्वती अकादमी आंसर। चलिए, तो दरभंगा में किसकी प्रेरणा से मनाया गया? सरस्वती अकादमी के प्रेरणा से मनाया जाता है। A Congress delegation from India was sent to England in 1914, which included two Bihari leaders. Namely, 1914 में एक भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजा गया, ठीक है, ताकि कांग्रेस के पक्ष में भारतीय लोगों के मांगों के पक्ष में हवा बनाई जा सके, वहां की जनता के बीच में सहानुभूति ली जा सके, पॉलिटिकल पार्टी से सहानुभूति दी जा सके। इसमें दो बिहारी नेता शामिल थे। देखते हैं, अली इमाम, हसन इमाम? नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद? नहीं होगा। मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा? होगा। महेश नारायण फखरुद्दीन? नहीं होगा। कौन दो लोग गए थे बिहार से? मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये दो व्यक्ति 1914 के प्रतिनिधिमंडल में शामिल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुत वीवीआई प्रश्न था ये। 56 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बिहार पार्टिसिपेटेड इन द 25th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इलाहाबाद 1910? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 25वां अधिवेशन जो हुआ था वो कहां हुआ था? इलाहाबाद 1910। और याद रखिए 1912 का जो अधिवेशन था वो 27वां अधिवेशन था ना, जो कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ। ठीक है ना। तो 25वां अधिवेशन जो हुआ उसमें किसने, बिहार के कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 39 लोगों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, कितने लोगों ने भाग लिया था? 39 लोगों ने 1910 के में 25वां अधिवेशन में भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
57 के बाद 58 नंबर प्रश्न है, ड्यू टू हुज एफर्ट वाज द सेकेंड सेशन ऑफ द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस हेल्ड। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयासों से आयोजित हुआ था? जीके गोखले, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह छूट गया, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो ये लोकल लीडर ही होंगे। तो लोकल लीडर में जीके गोखले तो नहीं आते, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं आते, ये या तो दोनों में से कोई एक होगा। तो आंसर होगा श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था। 58 के बाद 59 पे चलते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है, वेयर वॉज ए स्पेशल सेशन of the Bihar Provincial Conference convened to protest against the Patna University Bill। पटना विश्वविद्यालय विधेयक आया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसके विरोध में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का विशेष सत्र बुलाया गया था। और ये कहां बुलाया गया था? पटना सिटी, बांकीपुर, सोनपुर या दानापुर? आंसर हो जाएगा बांकीपुर। बांकीपुर में विशेष सत्र बुलाया गया था। किसके विरोध में? पटना विश्वविद्यालय विधेयक के विरोध। 60 नंबर प्रश्न में चलते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड पटना यूनिवर्सिटी बिल इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन सी है सर शंकर नारायण या ऑप्शन डी है शंकर बनर्जी? आंसर हो जाएगा सर शंकर नारायण। इन्होंने ही पटना यूनिवर्सिटी बिल जो है पेश किया था। कहां पर? केंद्रीय विधान परिषद में। तो आंसर आपके सामने आ गया। और चलते अगले प्रश्न पे। 61 नंबर प्रश्न, द फाउंडर ऑफ द बॉयज एसोसिएशन, ये दरभंगा में इस संस्था की स्थापना की गई थी। नवयुवकों का एक संस्था था। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे अशफाक खां, सूर्यदेव नारायण वर्मा, जगदीश्वर प्रसाद या श्री सतीश चंद्रा? आंसर हो जाएगा श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। और बॉयज एसोसिएशन का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे वहां के एक स्थानीय वकील अशफाक। ठीक है, लेकिन इसके संस्थापक क्या थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा। तो सूर्यदेव नारायण वर्मा के द्वारा बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की गई। 62 नंबर प्रश्न, बॉयज एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड एट, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी? तो अभी इसकी मैंने नाम ली भी थी इस शहर की। कौन से शहर में स्थापित की गई थी? दरभंगा में स्थापित की गई थी। तिरहुत का क्षेत्र था, उसमें स्थापित की गई। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। तो 62 के बाद 63 की बारी है। 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी फॉर्म्ड? मैंने बताया भी है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया है ना? तो 1906, 1908, 1912 या 1914? आंसर हो जाएगा 1908। 1908 में जाकर के, देखो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। लेकिन बिहार में इसका जो राज्य स्तरीय संस्था जो है, सारी राज्य स्तरीय जो है कमेटी है, वो कब स्थापित की गई है? 1908 में, है ना? 64 नंबर चलते हैं। विथ whose help did श्री इंद्रनाथ नंदी and some other revolutionary propagate revolutionism in बिहार? चलो जी, यहाँ पे क्रांतिकारियों की कुछ चर्चा कर लेते हैं। क्रांतिकारियों की चर्चा के संदर्भ में एक क्रांतिकारी का नाम आता है श्री इंद्रनाथ नंदी। इंद्रनाथ नंदी ने कुछ अन्य क्रांतिकारियों की सहायता से बिहार में क्रांतिवाद का प्रचार किया। अब इसमें यहाँ पर जो है ऑप्शन है जादुई पत्र, मैजिक लेटर। हम इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ेंगे तब आंसर मुझे मिलेगा। मैजिक लैंटर्न, मैजिक लालटेन, रेड लेटर, लाल पत्र या नन ऑफ अबव? तो ये इसका नाम आपने सुना भी होगा। आंसर हो जाएगा मैजिक लैंटर्न या मैजिक लालटेन, है ना? एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है लालटेन, है ना? चलते अगले प्रश्न पे। Who was responsible for distributing liberty leaflets in Bihar in September 1915? पहले जो है पैम्पलेट्स और लीफलेट्स के थ्रू भी अपनी
विचारों का प्रचार प्रसार और अंग्रेजों के खिलाफ जो है अभियान चलाई जाती थी, इसके खिलाफ भी अंग्रेजों ने कई सारे प्रतिबंध लगा के रखे हुए थे। तो सितंबर 1915 में बिहार में लिबर्टी लिफलेट्स वितरित की गई थी, है ना। इसलिए जिम्मेदार कौन था? इंद्रनाथ नंदी और भूपेंद्र नाथ दत्त, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, बंकिम चंद्र मित्र और अखिल चंद्र दास गुप्ता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोनों व्यक्ति तो क्रांतिकारी थे जिन्होंने किंग्सफोर्ड के ऊपर, जज किंग्सफोर्ड के ऊपर हमला किया था। और ये मैजिक लैंटर्न के नेता रहे, भूपेंद्र नाथ दत्त अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य रहे। आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र मित्र और अखिल चंद्र दास गुप्ता। इन दोनों व्यक्ति ने लिबर्टी लिफलेट्स जो है वो वितरित किए हैं, और जिसके बाद बंकिम चंद्र मित्र को गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो सितंबर 1915 में देखो इन्होंने क्या किया है, लिफलेट्स बांटे हैं बंकिम चंद्र मित्र, अखिल चंद्र दास गुप्ता ने। अब यहाँ पे प्रश्न आ गया कि व्हेन वाज बंकिम चंद्र मित्र अरेस्टेड, बंकिम चंद्र मित्र को कब गिरफ्तार किया गया? आंसर नहीं भी पता हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो अभी आपने देखा कि 15 में उन्होंने लिफलेट्स वितरित किए थे, इसी के बाद इनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1915 में। उसके पहले का समय क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पहले समय रहता तो लिफलेट्स कैसे वितरित करते अगर गिरफ्तार हो गए रहते तो 1915 में इसको गिरफ्तार किया गया है। 66 के बाद 67 पे आते हैं। हु गेव द रेवोल्यूशनरी स्पीचेज एट डिफरेंट प्लेसेस इन बिहार? बिहार में विभिन्न स्थानों पर क्रांतिकारी भाषण किसने दिए हैं? स्वामी सत्यदेव, स्वामी भक्त, स्वामी महादेव या स्वामी सत्यव्रत? और चलो ऑप्शन ए में चलते हैं हम। तब स्वामी सत्यदेव ने बिहार में अलग अलग स्थानों पर जाकर के क्रांतिकारी भाषण दिए, अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाए हैं, और इसके खिलाफ इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, पनिश भी किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्वामी सत्यदेव हो जाएगा। वेयर वॉज कामता प्रसाद? एक रेवोल्यूशनरी है, एक रेवोल्यूशनरी मैसेंजर एंड वेल नोन मेंबर ऑफ द रेवोल्यूशनरी पार्टी इन बिहार फ्रॉम। बिहार में क्रांतिकारी दूत एवं क्रांतिकारी दल के सुप्रसिद्ध सदस्य कामता प्रसाद कहां के रहने वाले थे? कामता प्रसाद का संबंध मुजफ्फरपुर से था। कामता प्रसाद कहां के रहने वाले थे? मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते। बढ़ते अगले प्रश्न पे, बढ़ा जाए ना, बहुत सारे प्रश्न है जी, सब प्रश्नों को देखना है। 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न की बारी है, 69 नंबर प्रश्न की बारी है। देखते हैं क्या कहता है। इन विच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम पटना वाज रेवोल्यूशनरी आइडिया मैनिफेस्टेड? पटना से प्रकाशित किस समाचार पत्र में क्रांतिकारी विचार प्रकट हुआ, है ना, क्रांतिकारी विचारों का यहां से प्रसार हुआ? पाटलिपुत्र, क्रांतिकारी, अपनी मर्जी या इंडियन रिव्यू? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नामक एक पत्रिका जो है वो वहां से निकाली जाती थी, उसमें क्रांतिकारी विचारों को जो है विस्तार दिया गया और उसका प्रचार प्रसार किया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं और 70 नंबर प्रश्न की बारी है। 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है? Which statement is true regarding प्रफुल्ल चाकी, a convict in the मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस? मुजफ्फरपुर बम विस्फोट कांड में प्रफुल्ल चाकी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस बम कांड में दो व्यक्ति, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो खुदीराम बोस पकड़े गए और उनको क्या दिया गया? फांसी की सजा दी। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार होना उचित नहीं समझा, और उचित नहीं समझा उन्होंने अंग्रेजों के हाथों में पकड़े जाने से बेहतर खुद को गोली मार ली है। अब यहाँ पे देखो कौन सा कथन सत्य है? उसे फांसी दे दी गई, तो प्रफुल्ल चाकी को फांसी नहीं दी गई है, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, नहीं होगा। अब उन्होंने अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने से बेहतर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करना उचित समझा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, उन्होंने आत्महत्या कर ली खुद को गोली मार करके, अंग्रेजों के हाथ में नहीं पकड़े गए। तो प्रफुल्ल चाकी का आंसर हो गया यहाँ पे। 71 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है? रेवती नाग बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी हुए, इनका संबंध किससे था? याद कर लो, रेवती नाग का संबंध अनुशीलन समिति से था, और खासतौर पे ढाका अनुशीलन समिति। बाद में ये पटना अनुशीलन समिति के भी मेंबर रहे हैं, तो ढाका अनुशीलन समिति हो जाएगा। रेवती नाग का संबंध
ढाका अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 1902 में ही कर दी गई। और इस ढाका अनुशीलन समिति से अरविंदो घोष का भी संबंध रहा है। ढाका अनुशीलन समिति से रेवती नाग का संबंध है। आंसर याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है। द लॉयर ऑफ खुदीराम बोस, द रेवोल्यूशनरी लीडर ऑफ बिहार वॉज, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस, जिनको जज के ऊपर, मुजफ्फरपुर के जज के ऊपर बॉम्ब मारने के आरोप में, हालांकि उस समय इस बग्घी में बॉम्ब मारा गया, उसमें जज साहब नहीं बैठे थे, वहां पर वकील के पत्नी और बेटी बैठी हुई थी। तो वहां पर उसके खुदीराम बोस के वकील कौन थे जो उनके तरफ से पक्ष रख रहे थे? भूपेंद्र नाथ दत्त, त्रिलोचन सिंह, अमित नाथ दास या कालिदास बसु? कालिदास बासु हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 72 के बाद 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है? Who was involved in the बनारस कॉन्स्पिरेसी केस? बनारस षड्यंत्र केस में कौन शामिल था? सचिंद्रनाथ सान्याल, खुदीराम बोस, मारेंद्रनाथ घोष या बंकिम चंद्र मित्र? आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र मित्र। इन्होंने बनारस षड्यंत्र केस रचा था जिसमें इनका नाम आया था, तो आंसर हो जाएगा बनारस षड्यंत्र केस इक्वल टू बंकिम चंद्र मित्र। 74 नंबर प्रश्न कहता है Who was attempted to assassinated in the मुजफ्फरपुर bombing in 1908? 1908 में मुजफ्फरपुर बम विस्फोट में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जज साहब का है ना, तो जज यहाँ पे है किंग्सफोर्ड, जबकि उसमें कौन थे? प्रिंगले कैनेडी, जो वकील हैं, उनकी पत्नी और बेटी मारी गई थी। ठीक है, और ये वकील साहब जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से बड़े सहानुभूति रखते थे, स्वदेशी आंदोलन के समर्थकों में से एक थे, लेकिन इन्हीं के पत्नी के ऊपर चल गया बॉम्ब, तो जज किंग्सफोर्ड को मारने की प्लानिंग थी, तो आंसर हो जाएगा बी, जज किंग्सफोर्ड। 74 के बाद 75 पे चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न कहता है द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति वाज एस्टैब्लिश्ड इन पटना। अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना अनुशीलन समिति की स्थापना की गई, किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ दत्त, सचिंद्रनाथ सान्याल, खुदीराम बोस या सच्चिदानंद सिन्हा? आंसर हो जाएगा बी, सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई। सेवेंटी 76 नंबर प्रश्न कहता है When was the बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश्ड? बिहार छात्र सम्मेलन राजेंद्र बाबू द्वारा जो स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई? 1906 में। 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना की गई है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 है बाबाजी ठाकुरदास फाउंडेड द रामकृष्ण सोसाइटी इन पटना इन 1906। अब यहां पर आपके सामने एक फैक्ट निकल के आया कि बाबाजी ठाकुरदास ने क्या किया? बाबाजी ठाकुरदास ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? रामकृष्ण सोसाइटी, हालांकि ये विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन पटना में जो इसकी एक संस्था स्थापित की गई वो कब स्थापित की गई? 1906 में। इन्होंने कौन सा एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी समाचार पत्र प्रकाशित किया था? हम हिंदी से नहीं देखेंगे, इंग्लिश से देखेंगे। द मदरलैंड, सिर्फ मदरलैंड, बिहार हेराल्ड या ओमनिसेंट? तो हो जाएगा हमारा आंसर बी, मदरलैंड। द मदरलैंड नहीं होगा, सिर्फ मदरलैंड। मदरलैंड, अब यहाँ पे क्या दिया? दोनों मातृभूमि मातृभूमि दे दिया, तो एग्जैक्ट जो है ना ट्रांसलेट कर दिया। यहां से चलेंगे, मदरलैंड नाम की उन्होंने पत्रिका प्रकाशित किया। ठीक है, चलिए तो 77 के बाद 78 पे चलते हैं हम लोग। अठहत्तर नंबर प्रश्न क्या कहता है? 78 नंबर प्रश्न कहता है In which place was an organization named Golden League established in support of boycott and स्वदेशी movement? बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग नामक संगठन की स्थापना की गई। ये कहां पर?
देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई, जो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कर रहा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, 80 नंबर प्रश्न पे आ गए। देखो जी, देखते देखते 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 80 नंबर प्रश्न कहता है, हु ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर वुमेन वाज नोन एज डिक्टेटर। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता सेनानी महिला, मतलब महिला है और स्वतंत्रता सेनानी है, उनको तानाशाह या डिक्टेटर के नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा रामप्रीत देवी, शालू देवी और प्रमीला देवी। नहीं होगा, क्या हो जाएगा, चंद्रावती देवी। चंद्रावती देवी को क्या कहा जाता था, तानाशाह या डिक्टेटर के नाम से उपाधि दी गई थी। 80 के बाद 81 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है, Who among the following Bihari leaders was named a member of delegation sent by the Congress to England in 1940? निम्नलिखित में से किस बिहारी नेता को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में सदस्य बनाया गया था? ऑप्शन है हसन इमाम, मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद या सचिदानंद सिन्हा। यहां पर देखो जी, आंसर मजहरुल हक भी हो जाएगा और सचिदानंद सिन्हा भी हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों को भेजा गया था ना 1914 में, जो प्रतिनिधिमंडल के था, 2 बिहारी यही शामिल थे। 82 पे आते हैं। 82 में कहता है, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द बिहार पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसमें बिहार के एक भी प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, 0 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, और 83 नंबर प्रश्न पे देखते हैं हम लोग क्या कहता है। 83 नंबर प्रश्न कहता है, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बिहार पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस, जो 1886 में होगा। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर होगा 31 प्रतिनिधियों ने दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था, जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। हाँ, तो इसी के साथ जो है आज का लेक्चर यही समाप्त हुआ होगा। आज का लेक्चर बहुत कमाल का था, मुझे आशा है ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आई होगी। अगले लेक्चर तक मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा विदा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट 2 होगा, और बहुत जल्दी हम ज्योग्राफी में एंटर करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लेक्चर का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।